हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएनआईएस। केएनआईएस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं श्रीलंका का क्राइसिस। श्रीलंका में जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस, पहले सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस था, लेकिन अब इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ क्या आ गया है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी। इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस दोनों आ चुका है वहां पे। पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों आया? वहां के प्रेसिडेंट जो हैं गोटबाया राजपक्षा, जो बोला जा रहा है गो होम गोटा, ये देश छोड़कर भाग चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वहां के संविधान के अनुसार प्राइम मिनिस्टर जो है वो अब क्या उसको बोलेंगे, कार्यकारी प्रेसिडेंट बन चुके हैं। देश में इमरजेंसी अनाउंस हो चुका है और इकोनॉमिक क्राइसिस पहले से ही था। तो ये सब मेस श्रीलंका में क्रिएट हुआ कैसे, क्या रीजन है, ये सारा कुछ हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो श्रीलंका में जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत पहले, एक्चुअली में श्रीलंका में 2007 में हम लोग देखे थे। 2007 से पहले श्रीलंका में सिविल वार हुआ था। एलटीटीई, लिट्टे और श्रीलंकन आर्मी के बीच में जो सिविल वार चल रहा था, ये मोस्टली 2007-2009 के बीच में खत्म हुआ था कम्प्लीटली। इसके बाद श्रीलंका में डेवलपमेंट होने लगा था और श्रीलंका का जो जीडीपी था वो मोस्टली 8 और 9% के रेट से डेवलप कर रहा था। लेकिन 2012-13 के बाद वहां फिर से ये डिक्लाइन होने लगा। तो ये सारा कुछ वहां पे, और इसके बाद वहां पे जो पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट हो गया, फैमिली बेस्ड क्राइसिस, फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स, और भी बहुत कुछ था तो इस सब के कारण वहां पे धीरे धीरे इकोनॉमी जो था वो डाउनग्रेड होने लगा। उसके बाद श्रीलंका का इकोनॉमी बहुत हद तक इम्पोर्ट इम्पोर्ट इकोनॉमी है, वन वे है। वहां पे बहुत सारा कुछ इम्पोर्ट होता है। ऊपर से श्रीलंका का इकोनॉमी जो है वो क्या बेस्ड है, टूरिज्म बेस्ड। वो टूरिज्म पे बहुत ज्यादा बेस्ड है। तो हम लोग देखें 2019 से क्या हुआ। 2019 से कोरोना लगभग आ गया, 2020 में कोरोना स्टार्ट हो गया। इसलिए इससे क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, तो टूरिज्म लगभग कोलैप्स हो गया। टूरिज्म सेक्टर जो है वो श्रीलंका का कोलैप्स हो गया। उसके बाद जब टूरिज्म नहीं रहा तो उनके पास क्या हुआ, फॉरेक्स बहुत कम आने लगा। जब फॉरेक्स नहीं है तो आप फॉरेन से सारा सामान नहीं खरीद सकते हो। तो इस सब के कारण वहां पे बहुत ज्यादा इशू क्रिएट होने लगा और वो रिजल्ट क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस। इसमें और भी बहुत सारा रीजन है जो हम लोग डिटेल में देखेंगे। वहां पे जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन जो है वो 50% से भी ऊपर पहुंच गया है। वहां पे ऐसा कंडीशन हो गया है कि पेट्रोल जो है वो सप्ताह में आपको 3 दिन पे मिलेगा, 4 दिन, कुछ कुछ लोगों को 3-3, 4-4 दिन लाइन में लगने के बाद उन्हें 3 लीटर से या 5 लीटर के अराउंड में पेट्रोल मिल रहा है। इससे ज्यादा उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा है। एवरीडे गुड्स जो है यूज का वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहाँ 10-10 से 15-15 घंटे का पावर कट चल रहा है, क्योंकि वहाँ के श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर जो हैं अभी, वो हाल ही में अनाउंस किए थे कि हमारे पास पैसा नहीं है पेट्रोल खरीदने के लिए, एनर्जी खरीदने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं बचा। वहाँ मेडिसिन का बहुत ज्यादा इशू हो गया है, वो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, मेडिसिन नहीं आ पा रहा है, सप्लाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फॉरेक्स नहीं है, पैसा नहीं है। तो हेल्थ सिस्टम भी कोलैप्स होने के कगार पे पहुंचा हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कैसे वहां पे प्राइस जो है वो शार्पली राइज कर रहा है। अगर जनवरी फरवरी में 10 से 20% के बीच में था, वो अब मोर देन 50% के ऊपर उनका प्राइस पहुंच चुका है। इस तरह से यहाँ पे सारा इशूज, ये जो प्राइस रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो एक कंट्री जो है इसके पास अब ज्यादा फ्यूल नहीं है, इस कंट्री के पास एनफ फ्यूल नहीं है कि वो सर्विस, बस, ट्रेन, मेडिकल व्हीकल्स, ये सबको वो चला सके वहां पे। इस कारण गवर्नमेंट जो क्या है वहां पे कर दिया है, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम को वहां पे बोला जा रहा है कि आप लोग घर से काम करो, ताकि आपको आने जाने की जरूरत ना हो। और जब आना जाना आपको नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, पेट्रोल की खर्चा नहीं होगा, ये सब कुछ बचेगा। तो ये सारा कुछ वहां पे किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल प्राइस जो है वहां पे लगभग 500-1000 रुपये लीटर मिल रहा है। जून में गवर्नमेंट जो था वो पेट्रोल और डीजल के जो नॉन इसेंशियल व्हीकल्स थे उनको बेचने पे बैन लगा दिया था। मींस जो आम कॉमन पब्लिक है वो अब पेट्रोल डीजल उसको नहीं मिलेगा। जो इसेंशियल सर्विसेज जो हैं, जो इसेंशियल व्हीकल्स है, वही वही फिर ऐसा उन्हीं को सिर्फ पेट्रोल मिलेगा। ये 1970 के बाद ऐसा करने वाला श्रीलंका पहला कंट्री बन गया। अभी भी वहां पे फ्यूल जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे
जो टू व्हीलर्स हैं उनको 1500 रुपया से ज्यादा का 1500 रुपये से ज्यादा 1500 जो श्रीलंकन रुपीज है उससे ज्यादा का उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। और वहां पे पेट्रोल के लिए आपको 2-2 3-3 4-4 दिन लाइन लगना पड़ सकता है। ये कंडीशन वहां पे हो गया है। स्कूल से सारे बंद कर दिए गए हैं। पीपल को बोला गया कि वो वर्क फ्रॉम होम करे ताकि सप्लाई जो सबको कंजर्व किया जा सके। फिर क्या है, इसके इनके पास बाहर से सामान खरीदने के लिए कुछ इनके पास पैसा नहीं है। श्रीलंका जो है इवन की इंटरेस्ट पेमेंट जो है फॉरेन डेट पे वो भी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि श्रीलंका को 30 दिन के अंदर में $78 मिलियन पैसा चाहिए इंटरेस्ट देने के लिए। जो कि बोले वहां के जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं वो बोले हैं कि हम ये पैसा नहीं दे पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इवन की इंटरेस्ट भी पे कर सकें। या जो कर्ज जो लिया हुआ है, कर्ज का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी श्रीलंका नहीं दे पा रहा है। ये कंडीशन इनके पास हो गया है। राजपक्षा जो थे, तो ये सब के पीछे एक और रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या उसको बोलते हैं परिवारवाद हो गया था। जैसे आप देख सकते हो महिंदा राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर कौन है, महिंदा राजपक्षे पीएम। इनके बड़े भाई गोटाबाया राजपक्षे जिनको गोटागो किया जा रहा है, ये प्रेसिडेंट। इनके एक और छोटे भाई वासिल राजपक्षे फाइनेंस मिनिस्टर। इनके एक और अंकल, मतलब कि इनके परिवार से राजपक्षे परिवार से मोस्टली 22 लोग सिस्टम में हायर पोस्ट पे थे। तो ये पूरी तरह से पूरा मतलब ये रहे तो ये परिवार पूरे देश को चला रहा था। पूरी तरह से मेस हो गया। पब्लिक का ऑब्वियस सी बात है, इसे पब्लिक का आउटब्रेक होगा, पब्लिक गुस्से में आएगा। तो इसके बाद वहां के सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे महिंदा राजपक्षे, उनसे पहले वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे बासिल राजपक्षे वो रिजाइन किए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो थे महिंदा राजपक्षे वो रिजाइन किए। तो प्रेसिडेंट जो थे गोटाबाया राजपक्षे वो रानिल विक्रमसिंघे को अपना प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए थे। तो जब वो देश से भाग गए तो वहां के संविधान के अनुसार जब प्रेसिडेंट नहीं रहता तो प्राइम मिनिस्टर वहां का एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है। तो अभी रानिल विक्रमसिंघे जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट वहां के बन गए। अब प्रेसिडेंट बनने के साथ ही विक्रमसिंघे क्या कर दिए, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। क्योंकि जितने जो प्रोटेस्टर है वो आप देख रहे हैं हमेशा न्यूज में भी नजर आ रहा है, वो सारे प्रेसिडेंट हाउस पे कब्जा कर लिया था। वहां के स्विमिंग पूल में नहा रहा है, प्रेसिडेंट के बेडरूम में सो रहा है, वहां के जो डाइनिंग हॉल है किचन है वहां पे वो लोग खा पी। तो वो पूरी तरह से कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है, जहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो था वो बोला कि इसके पास ट्विन डेफिसिट इकोनॉमिक क्लासिक जो है उसके कारण इनका क्राइसिस है। मतलब कि इनके पास फॉरेक्स भी नहीं है और ये इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, इनका इकोनॉमी भी ग्रो नहीं कर पाए, इनके पास बहुत सारा प्रॉब्लम आ चुका है। तो ये जो क्राइसिस हुआ है इसके बहुत सारे इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के कारण हुआ है। बहुत सारे जो सक्सेसिव गवर्नमेंट जो है 2009 के बाद। इसका एक और रीजन क्या बोला गया है, फ्रीवीज। फ्रीवीज का मतलब जैसे अभी ये जो इससे पहले जो गवर्नमेंट था मैट्रीपाल सिरिसेना का जो गवर्नमेंट था, वो जब ये गोटबाया राजपक्षे ब्रदर्स जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो ये अनाउंस किए थे कि हम बहुत सारे टैक्सेस जो है उसको कम कर देंगे। और अपने वादे के मुताबिक ऑल ऑफ ए सडन बहुत टैक्स को बहुत कम कर दिए। उसके अलावा श्रीलंका और क्या किया, यहाँ पे ये लोग जो ऑर्गेनिक खेती है उसको बढ़ावा देने लगे। बहुत सारा जो यूरिया है सब है उसको कम्प्लीटली बैन कर दिए। तो ये सबसे इनके जो फूड सिक्योरिटी है उस पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। ये क्या था, यहाँ पे डीप टैक्स कट हुआ जो कि उनके द्वारा प्रॉमिस किया गया था 2019 के इलेक्शन में कि हम आपका जो टैक्स है उसको बहुत कम कर देंगे। इसके बाद क्या हुआ, कोविड-19 पैंडेमिक आ गया जिससे कि श्रीलंका का इकोनॉमी जो है वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो गया। वो लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए और उनका इकोनॉमी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ये सिचुएशन इतना वर्स कैसे हुआ, इतना बुरा सिचुएशन कैसे हुआ, तो इसके पहले क्या है, इकोनॉमिक और एनर्जी क्राइसिस जो यहाँ था वो फॉरेन एक्सचेंज के कारण बहुत ज्यादा हो गया। फॉरेन एक्सचेंज इनके पास नहीं आ पा रहा था फिर भी, और इसके कारण ये सारा इतना फॉरेक्स क्राइसिस हो गया। अब कंट्री के पास $10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। इतना ज्यादा इनके पास ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि ये इनका इंपोर्ट जो है वो ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट जो होता है वो कम होता है। मतलब कि हम बाहर से सामान ज्यादा खरीद रहे हैं। तो जो हम बाहर से सामान ज्यादा खरीद रहे हैं तो हमारे पास पैसे कम है, हमारा पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है। तो तो इस कारण से पैसा जो है वो हमारे देश में कम आ रहा है और इसी से करेंसी जो है उसका
क्या हुआ, शॉर्टेज हो गया। सबसे पहला इसका रीजन क्या बना, कोलैप्स ऑफ द टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर जो है वो श्रीलंका के जीडीपी का 10% वहाँ पे हेल्प करता है। तो जब कोविड-19 आया तो वहाँ का टूरिज्म कोलैप्स हो गया, तो इससे इनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद इनका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा फॉल हो गया, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बताया कि यहाँ पे फॉर एफडीआई जो है वो लगभग 548 मिलियन डॉलर था 2020 में, और कंपेयर टू 793 मिलियन डॉलर इन 2019 एंड 1.6 बिलियन डॉलर इन 2000। देखो किस तरह से एफडीआई भी इनका जो है वो वीक होता जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोविड ये सब हो गया था तो सारा कुछ बहुत सारा मिसमैनेजमेंट हो गया, तो ये सब भी इन पे एक असर डाला। इसके बाद स्पेरलिन डेब्ट और चाइना डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। चाइना से ये लोग बहुत ज्यादा कर्ज लिए हैं, चाइना इनको अपने कर्ज में, अपने डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में फंसा लिया, और ये लगातार बोरो पैसा कर रहे हैं, और ये लगभग ये 11.8 बिलियन डॉलर का कर्ज इनके पास हो गया है, और इनका टोटल का 36.4 एक्सटर्नल डेब्ट जो है वो पूरी तरह से कर्जे में डूब चुके हैं। इसके अलावा क्या हुआ, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत फास्ट ऑल ऑफ अ सडन अनाउंस कर दिया गया कि अब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, मीन्स फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर का कंप्लीट ब्लैंकेट बैन कर दिया गया यहाँ पे गवर्नमेंट जो था वो। तो इससे क्या हुआ, फूड क्राइसिस पे भी इम्पैक्ट पड़ा। ऑल ऑफ ए सडन बिना कोई प्लानिंग का आप ऐसे करोगे कंप्लीट ब्लैंकेट बैन, तो फूड क्राइसिस पे इम्पैक्ट। तो इससे क्या हुआ, खाने का सामान जो था वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया, और जब खाने का सामान में कमी पड़ गया तो वो भी बाहर से लोग इंपोर्ट करने लगे, तो वहां पे भी जो इनका फोरेक्स था वो खत्म होने लगा। तो एक बेकार का एक अपने ऊपर एक वर्डन ले लिया गया। फिर श्रीलंका जो है वो इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ये भी इनका इम्पैक्ट बना। और रशिया यूक्रेन वार, इससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। रशिया यूक्रेन वार हुआ तो प्राइस इन्फ्लेशन हुआ, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा, सनफ्लावर का प्राइस बढ़ा, ऑयल व्हीट ये सब का प्राइस बढ़ा। तो और ये सारा कुछ श्रीलंका क्या करता है, इंपोर्ट करता है। सनफ्लावर मोस्टली 80% सनफ्लावर जो है वो श्रीलंका जो है वो यूक्रेन से इंपोर्ट करता था। तो ये सारा इम्पैक्ट उस पर पड़ा, क्रूड ऑयल का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फिर व्हीट का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये सारा कुछ इसको ये सारा क्या हुआ है, श्रीलंका क्राइसिस को और ऊपर चढ़ कर दिया। पहले से क्राइसिस तो था ही, ये सारा उसमें जैसे हम लोग बोलते हैं ना आग में घी डालने का काम, वो काम किया रशिया यूक्रेन वार जो था वो। तो इसके बाद इंडिया को इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा पड़ोसी देश है, ऑब्वियस सी बात है हम पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंडिया के इम्पैक्ट को हम लोग दो तरह से देखते हैं, पहला क्या, पॉजिटिव इम्पैक्ट, और दूसरा निगेटिव इम्पैक्ट। तो पहले देखते हैं निगेटिव इम्पैक्ट। तो इसमें निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सबसे पहले इकोनॉमी पे, क्योंकि श्रीलंका में हाँ इंडिया अपने टोटल एक्सपोर्ट जो था उसका 2.16% जो था 2015 के फाइनेंशियल ईयर में, वो अब कम के कितना हो गया 1.3%। यानी कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम गया, तो ये हमारे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे ट्रेडर्स पे इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा क्या है, अब इतना ज्यादा वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस है तो रिफ्यूजीज आएंगे, जो हमारे साउदर्न स्टेट हैं वहाँ पे रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो गया, वहाँ पे अभी से ही बहुत ज्यादा रिफ्यूजीज आने लगे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट हमारे पे है। फिर इंडिया जो है वहाँ बहुत सारे इंफ्रा में पैसा लगाया हुआ है, लेकिन अब वहाँ पे इतना ज्यादा मेस क्रिएट हो गया है, स्ट्राइक हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है, वहाँ पे सामान नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें इंफ्रा जो डेवलपमेंट कर रहा उस पर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट, इंडियन कंपनी जो है, इंडियन इन्वेस्टर्स जो है वहाँ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, लेकिन अब वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, तो ये सारा कुछ। उसके अलावा चाइनीज इन्फ्लुएंस, अब इंडिया को डर लग रहा है कि कहीं ये श्रीलंका जो है वो कोलंबो पोर्ट जो है, कोलंबो पोर्ट चाइना को कर्ज न दे दे, लीज पे न दे दे, जैसे हेवन टोटा पोर्ट जो चाइना को दिया गया पैसे की कमी के कारण, कहीं वैसे फिर ये कोलंबो पोर्ट को न दे दे। इससे इंडिया पे क्या होगा, बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि चाइना तो यही चाहता है, चाइना का जो पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पल्स, तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स के थ्रू वो इंडिया को घेरना चाहता है, पूरे इंडियन ओशन में इंडिया का है, तो ये इधर इधर ऐसे इंडिया को वो घेरना चाह रहा है, मोतियों का माला पहनाना चाह रहा है। तो इसमें अगर सपोज करो यहाँ पे इतना नजदीक में आ जाएगा, हेवन टोटा को तो पहले से ही ले लिया है, कोलंबो को भी अगर वो ले लेता है तो इससे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे वो और इंडिया के क्लोज आ जाएगा। इधर वो क्या है, इधर आपका ग्वादर पे उसका कब्जा हो ही गया है, इधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में वो डिजिबूटी पे है, तो इस तरह से इधर वो मालदीव्स पे भी अच्छा कंट्रोल किए हुए हैं।
तो ये सब के कारण सियाचिल्स में उसका है बेस इधर आपका बांग्लादेश पे, म्यांमार, ये सब पे तो वो धीरे-धीरे इंडिया को घेरने का प्रयास करे, तो भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, इंडिया के लिए सोचने वाला इश्यू बना हुआ है। इसके अलावा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या है, सबसे पहले टी मार्केट। इंडिया का टी मार्केट इससे बूम करेगा। क्यों? क्योंकि जो टी सप्लाई श्रीलंका करता था, वो अब उसके जगह पे कौन ले रहा है? उस सप्लाई गैप को कौन भर रहा है? इंडिया। और इंडिया अब यूरोपियन स्टेट में टी का सप्लाई कर रहा है, क्योंकि श्रीलंका वहाँ सप्लाई नहीं कर पा रहा। दूसरा क्या है? क्लोथिंग मार्केट। जो क्लोथिंग मार्केट जो है, यूनाइटेड किंगडम हुआ, यूरोपियन यूनियन हुआ, लैटिन अमेरिकन कंट्री हुआ, वो अब इंडिया की तरफ अपना डाइवर्ट कर दिए हैं। तो इससे इंडिया को पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, इंडिया इसका फायदा उठा रहा है। इसके अलावा और क्या इंडिया के पास पॉजिटिव इम्पैक्ट इस मामले में क्या है? जो डिप्लोमेटिक टाई जो श्रीलंका के साथ है, उसको बैलेंस करने का भी टाइम है। इंडिया बहुत हेल्प कर रहा है, इंडिया जो है वो फ्रंट लाइन पे है हेल्प करने में। तो जो श्रीलंका का झुकाव जो चाइना की तरफ बहुत ज्यादा हो गया था, जैसे ये जो राजपक्षे गवर्नमेंट जो है, राजपक्षे गवर्नमेंट जो भी था, ये राजपक्षे गवर्नमेंट ये ब्लेम करता है कि 2013-14 में जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट चेंज हुआ था, ये गवर्नमेंट चेंज करने में रॉ का हाथ था। ये गवर्नमेंट चेंज करवाने में रॉ का हाथ था, और ये इंडियन गवर्नमेंट इसको चेंज करवाया था। तो ये सारा इनके साथ इनका, तो अभी ये फिर से एक मौका मिला है कि इंडिया जो है वो अपना रिलेशन जो थोड़ा बहुत खराब हुआ था और चाइना की तरफ ज्यादा झुक गया था, उसको ये फिर से बैलेंस कर सकता है। ये कुछ हमारे पास पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं जो कि हम कर सकते हैं। इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, क्योंकि इससे क्या हुआ, इंडो चाइना रिलेशन जो है वो, चाइना इंडो श्रीलंका रिलेशन जो है वो जो खराब हो गया था चाइना के कारण, वो अब फिर से अपने प्रायोरिटीज में ला सकता है। ये इसके लिए इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। चाइना जो है वो श्रीलंका को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। चाइना इतना तेजी से, सब चाइना अभी सोच रहा है, चाइना बोला कि हम श्रीलंका को 2.5 बिलियन डॉलर का लोन देने का सोच रहे हैं, लेकिन इंडिया ऑलरेडी अराउंड 4 बिलियन डॉलर का हेल्प कर चुका है। तो ये इसके लिए बहुत जरूरी, ये वहां पे श्रीलंका के जो पीपुल्स हैं, वो लोग इंडिया को अपना फर्स्ट रिस्पॉन्डर समझ रहे हैं, टाइम टेस्टेड फ्रेंड समझ रहे हैं श्रीलंका का। तो ये सारा कुछ के लिए इंडिया हेल्प कर रहा है। क्राइसिस जो है इससे क्या होगा, दोनों कंट्री के बीच में इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इतना ज्यादा हम लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इससे हमारा जो है इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो अच्छा होगा। हम क्रेडिट फैसिलिटी जो श्रीलंका को दिए हैं, उससे क्या होगा, हम वहां पे ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं श्रीलंका से, और चाइना को ओवरटेक कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ बहुत ज्यादा पैसा दिए हुए हैं, तो वो हमारे कंपनी को, हमारे सामान को ज्यादा बेटर वे में खरीदेगा। तो ये हम चाइना को ओवरटेक कर सकते हैं। फिर इससे क्या होगा, अपना जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट जो है यहाँ पे इंडिया बढ़ाएगा, क्योंकि इंडिया का एक जो प्रोग्राम क्या है, सागर, सागर प्रोग्राम क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये इंडियन ओशियन रीजन के लिए है, आईयूआर रीजन के लिए। तो इसमें और इंडिया का क्या होगा, जो बाकी कंट्री है उसका इंडिया पे ट्रस्ट बढ़ेगा। जैसे अभी कुछ कुछ कंट्री जो है इंडिया पे क्या ब्लेम करते हैं कि इंडिया बिहेव्स लाइक ए बिग ब्रदर। तो इससे क्या होगा, इससे सबको लगा कि नहीं, इंडिया इज नॉट अ बिग ब्रदर, बट इंडिया इज अ एल्डर ब्रदर। इंडिया बिग ब्रदर नहीं है, इंडिया एल्डर ब्रदर है, वो हमारा केयर कर रहा है, वो बिना कोई तो ये सारा कुछ है जो है, इससे ट्रस्ट जो है वो और सारे कंट्रीज का यहाँ पे बढ़ेगा। उसके अलावा और कौन है, हमारा जो डिप्लोमेटिक टाइज है श्रीलंका के साथ वो और बढ़ेगा। श्रीलंका जो आर्कियोपोलॉजी है, जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो इंपॉर्टेंट सेंटर बना हुआ है श्रीलंका का, आर्कियोपोलॉजी श्रीलंका, उस पे इंडिया का ज्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा, तो वो इंडिया की तरफ होगा। और चाइना जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में थोड़ा सा ये अपने सक्सेस नहीं कर पाएगा। ये सब के लिए इंडिया श्रीलंका को हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये अभी श्रीलंका को हेल्प करने के लिए स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हर तरह से फायदा है। तो इस तरह से ये कर रहा है। अब इंडिया क्या हेल्प कर रहा है, इंडिया का हेल्प क्या हो रहा है श्रीलंका के लिए, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले इंडिया क्या किया था, इंडिया मिड मार्च तक 2,70,000 मेट्रिक टन डीजल और पेट्रोल श्रीलंका को दिया है लाइन ऑफ क्रेडिट पे। इतना ज्यादा ये सारा कुछ डिलीवर किया है। उसके अलावा 40,000 टन राइस जो है वो सप्लाई किया है। और उसके अलावा क्या, अभी हाल ही में $1 बिलियन का और लाइन ऑफ क्रेडिट सब फैसिलिटी दिया है। फिर इंडिया जो है वो अभी तक लगभग $4 बिलियन का हेल्प कर चुका है। इसके अलावा $500 मिलियन क्रेडिट लाइन का अभी फर्टिलाइजर और राइस फिर से वहां पे भेजा जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही वहां पे 40,000 मीट्रिक टन यूरिया पहुंचा है।
क्यों यूरिया इतना ज्यादा पहुंचा है? क्योंकि वहां पे तो बैन कर दिया गया था, प्रोडक्शन सब बंद कर दिया गया था, सारे कंपनी को बंद जो भी वहाँ फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग कंपनी थे सबको बंद कर दिया गया था, क्योंकि बोला कि अब हम लोग ऑर्गेनिक खेती करेंगे। तो इसी सब कारण यह वहां पे 44,000 मीट्रिक टन यूरिया भेजा गया है, ताकि वहां पे फिर से जो फूड क्राइसिस हुआ है उसको कम किया जा सके। तो ये सारा इंडिया यहाँ पे हेल्प कर रहा है श्रीलंका को। अब लास्ट जो टॉपिक आता है पॉइंट है कि श्रीलंका अब इससे बाहर कैसे निकलेगा। ये जो श्रीलंका के ऊपर जो क्राइसिस आ गया इसे बाहर, तो सबसे पहले तो वहां पे डेमोक्रेसी को ट्रू स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना होगा। मीन्स ये भाई भतीजावाद वाला जो है इसको हटाना होगा। जैसे अभी वहाँ के सारे पब्लिक जो है वो किए हुए हैं, राजपक्षे ब्रदर सारे अंडरग्राउंड हो गए हैं। अभी हमारे जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं गोटाबया राजपक्षे, वो ऑलरेडी देश छोड़ के भाग चुके हैं। उनके और बाकी भाई लोग कहाँ हैं किसी को नहीं पता है। तो ये वहाँ पे प्रॉपर जैसे अभी वहाँ पे चल रहा है ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनाने का, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनाकर वहाँ अच्छे से इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल किया जा सके। ये सबसे बड़ा हो गया। दूसरा, इंडिया उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, उनको और इंडिया से सपोर्ट ले रहे हैं। इंडिया हुआ, फिर वो जापान से भी बात कर रहे हैं, चाइना भी उनको बोल रहा है। तो ये सारे कंट्री जो हैं इनसे वो हेल्प लेंगे। फिर देखो आईएमएफ से वो बेल आउट पैकेज का वहां पे बात चल रहा है कि अगर आईएमएफ उनको बेल आउट कर देता है, उनको पैसे दे देता है, तो ये उनको क्राइसिस से बाहर निकलने में बहुत हेल्प करे होगा। अब यहाँ पे हम लोग ये वेस्टर्न कंट्री जो है, अभी देखो वेस्टर्न कंट्री कैसे डबल स्टैंडर्ड करते हैं। यूक्रेन में वेस्टर्न कंट्रीज बिलियंस ऑफ रुपीज दे रहे हैं, लेकिन चाइना के ये श्रीलंका की तरफ वो लोग नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूक्रेन में उनको फायदा है। क्या फायदा है? उनकी वो अपने कंपनी के थ्रू वहां पे दे रहे हैं, वहां पे युद्ध हो रहा है, वो अपने जो क्या है अपने गन्स को बेच रहे हैं। लेकिन श्रीलंका में तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई युद्ध नहीं हो रहा है, यहाँ पे उनको पैसा देना होगा, वो भी क्या, असिस्टेंट। तो कर्ज नहीं, उनको ये सहयोग करने को लाइन ऑफ क्रेडिट देना होगा, तो ये सब से वो नहीं कर रहे हैं। श्रीलंका जो है वो सिर्फ इंडिया, जापान, चाइना ये सब पे डिपेंडेंट हो गया। वेस्टर्न कंट्री बस बोल रहे हैं कि हम नजर रख रहे हैं, हम हेल्प करेंगे, हम हेल्प करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ वो लोग कर नहीं रहे हैं। फिर क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए श्रीलंका को क्या करना होगा, डिपेंड होना होगा सर्कुलर इकोनॉमी पे। अब ये सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि आप कंप्लीटली इंपोर्ट पे डिपेंड मत हो, आप कंप्लीटली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट मत हो जाओ, आप सर्कुलेट करो इकोनॉमी को, कुछ इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, हर तरह से करो। तो ये सस्टेनेबल अल्टरनेटिव जो है यही सबसे बड़ा रिकवरी होगा उसको इस क्राइसिस से रिकवर करने के लिए। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या श्रीलंका करता है। अभी वहां पे आईएमएफ से भी उनका बात चल रहा है, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गया। पहले तो सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस था, अभी पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गया। वहां पे प्रेसिडेंट अब नहीं है, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं, ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनाने का बात चल रहा है, वहां पे कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। तो आईएमएफ का बेल आउट जो है वो इसी कारण लेट हो रहा है, क्योंकि वहां पे कोई श्रीलंका के डेलीगेशन में जो अथॉरिटी है वो बात करने के लिए वहां पे है ही नहीं। कोई ऑथोराइज पर्सन, कोई मिनिस्टर्स लेवल का वहां पे है ही नहीं बात करने के लिए। तो अब वहां पे ये देखना होगा कि कैसे जितना जल्दी ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, जितना जल्दी श्रीलंकन गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल क्राइसिस से बाहर निकलेगा, उतना ही उन लोग के लिए फायदा होगा, और उतना ही जल्दी वो अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से भी बाहर निकल सकते हैं। जितना वो पॉलिटिकल क्राइसिस में फंसते जाएंगे, उतना ही उनका इकोनॉमिक क्राइसिस और भयावह होता जाएगा और भयानक होता जाएगा। तो ये आज का हम लोग का मेन टॉपिक था। इससे हम लोग को भी बहुत कुछ, इंडिया को भी बहुत सीखने को मिलता है कि हम लोग सबसे पहले फ्रीबीज के पीछे भागना नहीं है। हर चीज पे वोट बैंक जो होता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स जो होता है, हम तुमको ये फ्री देंगे, हमको वोट दो, हम तुमको ये फ्री देंगे, हमको वोट दो। फ्री कुछ नहीं होता है, फ्री कुछ नहीं होता है। एक से लेगा दूसरे को देगा। फ्री करने के लिए क्या होगा, टैक्स से ज्यादा लेंगे, तो इससे और इकोनॉमी क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगा। तो ये सारा कुछ। दूसरा क्या है, ये परिवारवाद, एक ही परिवार का पूरे देश को चलाना, ये सबसे बड़ा डेंजरस है। इससे इंडिया को बाहर निकलना होगा। तो ये सारा कुछ इंडिया भी अभी देख रहा है, वहां से बहुत कुछ हम लोग को भी सीखने को मिल रहा है। हमारा फॉरेक्स अभी हम लोग का स्ट्रॉन्ग है, कुछ लोग हमारे देश को श्रीलंका के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो होप सारा कुछ जो है श्रीलंका क्राइसिस का हम लोग का क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक्स पे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो हम लोग देखेंगे, जो भी अगला इस क्लास में होगा, अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, होप आप लोग को ये पसंद आया हो।